Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of February 2022. 8 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जिसको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको हमारे करंट अफेयर्स की लिंक मिल जाएगी रिवीजन सीरीज़ की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियोज़ को। और आज हम लगभग 600 से 700 लाइक्स का टारगेट ले रहे हैं, तो आप बस देखिए, वीडियो शुरू करिए और लाइक कर दीजिए ऊपर, है ना। फिर उसके बाद अपना देखते रहिए। सो दैट इज़ ऑल वी वांट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पहला सवाल है, इफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोअर्ड द इंटरेस्ट, अगर सपोज करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट लोअर कर दे तो व्हाट विल हैपन टू द प्रीवियसली इशूड बॉन्ड्स इन इंडिया। तो जो बॉन्ड्स इशू हुए उनका क्या होगा अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो ऑप्शंस आर, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस। सेकेंड, द पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विल इंक्रीज। Nothing will change because bonds are unaffected by interest rate. फोर्थ, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनसफिशिएंट टू रीच एनी कंक्लूजन। आपको बताना है कि इंटरेस्ट रेट घटने से बॉन्ड प्राइस का क्या होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ऐसे ये चीज़ मैंने आपको बताई है क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिल रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन हिल रेंजेस को आपको साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। फर्स्ट इज पालकोंडा हिल्स, सेकंड इज कार्डमम हिल्स, थर्ड इज बाबा बुदान हिल्स एंड फोर्थ इज नल्ला मल्ला हिल्स। तो आप इनको साउथ से नॉर्थ अरेंज करिए। ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, साहिबी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साहिबी रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शंस आर यमुना, नर्मदा, झेलम या सतलज। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। क्वेश्चन मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए, ठीक है ना। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट लोअर करता है तो क्या होगा बॉन्ड का। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का अपोजिट रिलेशन होता है। तो इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग देन दैट मीन्स दैट द बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज एंड बॉन्ड यील्ड विल डिक्रीज। बॉन्ड यील्ड बिल्कुल इंटरेस्ट के जैसा ही चलता है। तो अगर इंटरेस्ट घटेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगी, बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपको अरेंज करना है हिल रेंजेस को फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो लेट मी शो यू अ मैप। आज मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप ये मैप देख पा रहे होंगे। दिस इज अ मैप ऑफ जो इतने भी हिल रेंजेस है ना साउथ इंडिया के, स्पेशली क्योंकि ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो है बहुत ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये बहुत सारे हिल रेंजेस आपको दिखेंगे। तो देखो, सबसे नीचे जो हिल है, सबसे नीचे आपको सबसे पहले कार्डमम हिल्स मिलेगा, जो आज के ऑप्शंस में भी है। सबसे नीचे तो कार्डमम ही मिलेगा, आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको कार्डमम मिल रहा होगा। उसके ऊपर आपको अगस्त्य मलाई मिल रहा होगा। अगस्त्य मलाई दिख रहा है, उसके ऊपर जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर कार्डमम के ऊपर आपको अगस्त्य मलाई दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पे वरुशनाथ हिल्स दिख रहे होंगे। वरुशनाथ हिल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। उसके बाद आपको यहाँ देखो ऊपर पलनी हिल्स दिख रहे हैं। पलनी हिल्स दिख रहा है ना। पलनी हिल्स के थोड़ा सा ऊपर आपको अनाईमुडी दिख रहा होगा। अनाईमुडी के थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा है अनामलाई हिल्स, है ना। अनामलाई हिल्स दिख रहा होगा। अनामलाई के ऊपर आपको इधर साइड पचाई मलाई वैसे इधर साइड है, लेकिन अगर अनामलाई के जस्ट ऊपर आप केरला, ये आपकी केरला वाली रेंज और केरला और तमिलनाडु बॉर्डर में देखें तो आपको नीलगिरी ऊपर दिख रहा होगा, है ना। ऊपर दिख रहा है नहीं नीलगिरी। तो आज के ऑप्शंस का अगर हम देखें तो आज उसमें पालकोंडा पूछा है, नल्ला मल्ला पूछा है, बाबा बुदान पूछा है और कार्डमम पूछा है। तो कार्डमम तो सबसे नीचे है, मतलब कार्डमम साउथ मोस्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये नल्ला मल्ला, पालकोंडा और बाबा बुदान में कौन नीचे कौन ऊपर है। तो सब इसके बाद जो सबसे नीचे है वो आपको दिख रहा होगा ये पालकोंडा। पालकोंडा थोड़ा नीचे है, ठीक है ना। पालकोंडा नीचे है। फिर उसके ऊपर आपका और नॉर्थ में जाएंगे थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ बाबा बुदान दिख रहा है और सबसे ऊपर नल्ला मल्ला दिख रहा है। तो मतलब कि कार्डमम सबसे नीचे हो गया, फिर उसके बाद पालकोंडा आपको ऊपर आने में मिला, फिर उसके बाद आपको बाबा बुदान मिला और फिर आपको इधर नल्ला मल्ला मिला, ठीक है ना। तो ये आज के तो आंसर्स हो गए कि नल्ला मल्ला सबसे ऊपर, कार्ड। अब एक बार मैं आपको इधर साइड दिखा दे। देखो, आप जो आंध्रा वाली साइड देखोगे तो आंध्रा का ऑर्डर याद कर लो, आंध्रा साइड का ऑर्डर याद कर लो। अभी तो हमने मिक्स कर दिया था दोनों साइड के, लेकिन वैसे अगर एक साइड से पूछे आपको तो पता होना चाहिए। देखो, सबसे ऊपर है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा रेंजेस। वेलिकोंडा के बाद आपको नल्ला मल्ला, देन पालकोंडा, देन यहाँ नगरी हिल्स, देन जावड़ी हिल्स, देन शेवरॉय हिल्स,
देन पचाई मलाई हिल्स, देन पालनी हिल्स एंड देन आपका वरुशनाथ हिल्स, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, वी से स्टार्ट है, वी से खत्म, वेलिकोंडा रेंजेस से स्टार्ट होता है, फिर नल्ला मल्ला, पालाकोंडा, नगरी, जावड़ी, शेवरॉय, पचाई मलाई, पलानी हिल्स एंड वरुशनाथ हिल्स, ये ऑर्डर है। और अगर हम इधर साइड देखें तो याद रखेगा कि नल्ला मल्ला और पालकोंडा के बीच में, नल्ला मल्ला और पालकोंडा के बीच में आपका बाबा बुदान हिल्स लाई करता है। फिर इधर साइड जो मतलब कि नीलगिरी आता है, नीलगिरी आपका शेवरॉय के जस्ट सामने है, शेवरॉय के सामने है। और फिर आपका आता है अनाई मलाई, अनाई मुडी, अगस्त्य मलाई और कार्डमम, ठीक है ना। कार्डमम सबसे नीचे है दोनों साइड को मिला करके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, है ना। तो अगर मैं अब इसका आंसर बताऊं तो मैंने आपको बताया था कार्डमम सबसे नीचे यानी कि 2 साउथ मोस्ट हो गया, फिर पालकोंडा 1, फिर बाबा बुदान 3, फिर 4, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 यानी कि सी विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल सहीवी रिवर का पूछा था मैंने, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आंसर विल बी यमुना ए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए आप लोग, व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। आपको पता होगा कि इस बार बजट में जो ई रूपी की बात चली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात चली है, तो आपको ये बताना है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करता है तो उसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़े बहुत देखो मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करने लगेगा तो बेसिकली इसमें होगा कि डोमेस्टिक जो बैंक्स है, दूसरे बैंक्स जो हैं, उनका रोल एज अ डिपॉजिट टेकर वो अंडरमाइन हो जाएगा, उनका रोल एज अ डिपॉजिट टेकर विल बी अंडरमाइन। और इस कारण से जो उनकी क्रेडिट ग्रोथ है, हो सकता है उसकी क्रेडिट ग्रोथ ना बढ़े। बैंक्स का जो बेसिक फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। बैंक ऑलरेडी एनपीए से प्रभावित है, बैंक्स ऑलरेडी मतलब उनके पास एसेट्स बहुत कम है, और अगर लोग लोन भी नहीं लेंगे, लोग उनसे एसेट्स भी नहीं लेंगे, तो उनका और ज़्यादा अंडरमाइन होगा, क्रेडिट ग्रोथ अंडरमाइन हो सकता है, उनके कस्टमर्स छूट सकते हैं, और इस तरीके से डिजिटल करेंसी की तरफ अगर मूवमेंट हो जाएगा तो कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपको मिलेंगे, हो सकता है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मिल जाए आपको, ट्रांसपेरेंसी मनी सिस्टम में मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसका बेनिफिट है जैसे कि चीप पड़ेगा, जैसे कि रुपीज़ अगर सपोज नोट छापता है मान लो आरबीआई, तो वो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डिजिटल करेंसी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होगी तो वो उसको बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पड़ेगी। तो दैट इज़ द थिंग विच हैपन्स। कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन कुछ जो कहना चाहिए जो आपके क्रेडिट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये सब बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं अगर सीबीडीसी प्राइमरी करेंसी बन जाती है तो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करनी है। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में आता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, मतलब कि 100 साल हो गए इंसिडेंट को। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे इसके बारे में। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश है, वहाँ हुआ था। इन दिस इंसिडेंट अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे क्लैश्ड विद पुलिस, है ना, पुलिस के साथ क्लैश हो गया था, एंड फायरिंग भी की थी पुलिस ने। लेकिन रिटेलिएशन में डिमॉन्स्ट्रेटर्स अटैक्ड एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन, किलिंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके अंदर जितने भी लोग थे सारे मर गए थे। एंड महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय, जिसको कि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। एंड इन्होंने चौरी चौरा सपोर्ट फंड भी बनाया था टू डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन सिंपैथी एंड सीक अटोनमेंट, है ना, अटोनमेंट के लिए, जेन्युइन सिंपैथी के लिए चौरी चौरा सपोर्ट फंड भी उन्होंने बनाया था। एंड ही डिसाइडेड टू स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो आप सबको पता होगा। एंड ही मतलब ही जस्टिफाइड दीज एक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनशेकेबल फेथ इन नॉन वायलेंस, है ना, ही हैड अनशेकेबल फेथ इन नॉन वायलेंस, एंड फॉर दैट रीजन ही स्टॉप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि काफ़ी फेमस था उस समय।
अब इसके बाद कुछ इसके इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड सुभाष चंद्र बोस दे वर डिसअपॉइंटेड विद महात्मा गांधी डिसीजन। इसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी बनाई थी एंड ये फॉर्म हुई थी 1923 में, 1 जनवरी 1923 में ये फॉर्म हुई थी। और गया में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था जब दिसंबर 1922 का, तो उस तभी ये बात कर ली गई थी कि भैया अब हम इसको अंदर से मतलब पार्टी के अंदर जा करके काम करेंगे और उसके अंदर से खोखला करने की कोशिश करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये स्वराज पार्टी जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये बेसिकली इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और ये बनी थी 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को CR दास और ये मोतीलाल नेहरू जी ने इसको मिल करके बनाया था। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो स्वराज पार्टी पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर देना, ये यही दोनों चीज़ें पूछा जा सकती हैं आपसे। और ये इसका या तो फॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 1923 मैंने बता दिया, फाउंडेशन डे 1 जनवरी। और अगर आपसे पूछे कौन बनाया था तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। और इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो दिसंबर 1922 कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हुआ था आपका गया में एनुअल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद ही ये डिसाइड किया गया था कि हम ऐसी एक पार्टी बनाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड बेसिकली आपको दिख रहा होगा ना, एक लश ग्रीन पैडी फील्ड के बीच में फुटबॉल ग्राउंड है, तो उसकी लोकेशन याद रखिएगा। ये है आपका किजू परम्बा, जो कि अरीकोड के पास है, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में आपका किजू परम्बा नाम की जगह है अरीकोड में, एंड वहीं पे ये एक फुटबॉल ग्राउंड आपको दिख रहा होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। तो ये आप देख लीजिए। शांति श्री पंडित इज द फर्स्ट वुमेन VC ऑफ JNU। तो शांति श्री धुलीपुदी पंडित, एंड शी इज द political science professor at Savitribai Phule Pune University. She has been appointed as the first women VC vice chancellor of JNU. So that is the thing which is important. शांति श्री पंडित, आप इनका नाम याद रखिएगा, शांति श्री पंडित, फर्स्ट वुमेन VC ऑफ JNU. That is the thing which is important, ठीक है ना। आगे देखते हैं NEP पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर NEP के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके लिए ये कहा गया है कि ये काफ़ी हेल्प करेगा गर्ल स्टूडेंट को, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स को। क्या हेल्प करेगा? बेसिकली द न्यू फ्रेमवर्क विल अलाउ देम, यानी कि गर्ल स्टूडेंट जो हैं उनको अलाउ करेगा नया फ्रेमवर्क, द फ्लेक्सिबिलिटी टू एग्जिट एंड देन रीजॉइन देयर एजुकेशन एट देयर कन्वीनियंस। अब आप लोग को ये पता होगा, कई बार हमने देखा है कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि फैमिली प्रेशर्स या कई बार फैमिली के कंडीशंस के कारण उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है या स्कूल की एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैरिज कैन बी वन रीज़न, समथिंग एल्स कैन बी अनदर रीज़न। लेकिन यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें जो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी दैट हैज़ बीन देयर एंड इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल स्टूडेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे बेनिफिट है। तो ये चीज़ आप अपने नोट्स में भी जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं उसमें एक लाइन बना, मतलब एक NEP वन अदर बेनिफिट ऑफ NEP करके उसके आगे ये दे दिए मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स को, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे कैन रीजॉइन देयर एजुकेशन एट देयर ओन कन्वीनियंस, वो अपने कन्वीनियंस पे एजुकेशन ज्वाइन कर सकती हैं। अर्लियर व्हाट वुड हैव हैपन वाज दैट इफ अ स्टूडेंट लेफ्ट हर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मिडवे, शी वुड ओनली वुड हैव बीन अ 12th स्टैंडर्ड डिग्री, है ना। अगर कोई अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दे तो केवल वो 12वीं पास कहलाती थी। बट नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें गर्ल स्टूडेंट्स विल हैव सम फॉर्म ऑफ डिग्री टू शो इवन इफ दे डू नॉट कंप्लीट इट, एज इट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू फाइंड जॉब। अब क्या एक और सिस्टम आ गया ना, जैसे कि मान लो डिग्री के 2 ही साल कर पाए, उसके बाद पढ़ाई छूट गई, तो कम से कम 2 साल की तो डिग्री आपके हाथ में रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ जॉब तो मिल सकता है ना। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये इट कैन हेल्प अ लॉट टू द गर्ल स्टूडेंट्स एंड यही बेनिफिट जो है बताए गए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छी चीज़ है, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं हमारा, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं रहती है ना, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज़ माई गारंटी। आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो आप देखते जाइए, बने रहिए, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
एक अच्छी न्यूज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। मलयालम फिल्म सेट्स अप सेक्सुअल हरासमेंट पैनल। तो अभी एक मलयालम फिल्म बन रही है जिसका नाम है 1744 वाइट एल्टो। याद रखिएगा 1744 वाइट एल्टो। ये एक मूवी बन रही है जिसमें कि जो कि प्रोड्यूसर सेना हेगड़े की अपकमिंग फिल्म है। सेना हेगड़े की अपकमिंग फिल्म है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4 मेंबर इंटरनल कमिटी। उन्होंने एक कंप्लेंट्स कमेटी बना दी है, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई है दैट इज़ फॉर एड्रेसिंग द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है ना। तो ये 4 मेंबर जो कमेटी है, कंप्लेंट्स कमेटी, इट विल बी एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके लिए बनाया गया है। नाउ दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव और इसको आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ भी आंसर राइटिंग करनी है या पूछता है कभी आपसे कोई क्वेश्चन, तो आप ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरीके से। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का आपको पता है कि एक एक्ट भी है प्रॉपर, देयर इज अ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं, 2013 का एक्ट है, याद रखिएगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्कमैन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं पॉश एक्ट, और ये 2013 का एक्ट है। और उसके अंतर्गत ये मैंडेटरी कि आपको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी है। इट इज़ मैंडेटरी टू सेट अप इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। एंड उसी के अंतर्गत ये जो मूवी है 1744 वाइट एल्टो, इसके लिए इसके अंतर्गत ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई है टू एड्रेस द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इट कैन बी रेप्लिकेटेड एट डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग आपके कहना चाहिए कि जो अलग अलग आपके कंपनीज हैं, जो अलग अलग आपके वर्क प्लेसेस है, वहाँ पर इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है, नोट्स फॉर इंडिया एज अ डिजिटल ट्रेड जगन्नॉथ रोल्स ऑन। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा है रिगार्डिंग डिजिटल ट्रेड के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भैया डिजिटल ट्रेड WTO के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड मैटर है। इट्स अ वेरी डिस्कस्ड मैटर। ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेडिंग जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। एंड इसी कारण से क्या हुआ कि जब बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन करके कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, और आपका मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है आपके WTO की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना। तो वो जब रिजेक्ट मतलब कि क्या कैंसिल हो गया ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद क्या किया, कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर के जो 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को कैरी करती हैं, JSI यानी कि जॉइंट, या क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, यस जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ऑन ई कॉमर्स इन्होंने लेकर के आ गए, है ना। अब क्या होता है जॉइंट इनिशिएटिव में क्या होता है कि ये जो वैसे WTO की जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसस बेस्ड है। कंसेंसस बेस्ड मतलब कि जो सारे मेंबर्स हैं WTO के, उनके साथ डिस्कस करके किया जाता है। लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है तो जो टॉप कंट्रीज है ना, टॉप जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो अपने आप मिल करके निकाल लेती हैं, ठीक है ना, तो डिसीजन ले लेती हैं। अब यहाँ पर ये जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव जो डिजिटल ट्रेडिंग पे या ई कॉमर्स पे आया है, इसको काफ़ी अपोज किया गया है इंडिया और अफ्रीका के द्वारा, काफ़ी अपोज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि भैया चूंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है, देयरफॉर इट वायलेट्स दैट कंसेंसस प्रिंसिपल ऑफ WTO, और हर कंट्री के साथ आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो दैट इज द बिग पॉइंट। यहाँ पे ऑथर ने ये कहा। दूसरी चीज़, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव रिसेंटली पॉइंटेड आउट, जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि WTO का कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है, और यहाँ पर तो आपने अपने मन से ही कर लिया है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि देखो क्या कर रहा है इंडिया, अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बार बार चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो कोई भी ग्लोबल चीज़ शुरू होती है तो इंडिया इज़ अपोजिंग दैट थिंग। इंडिया कहती है भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है भाई कि देखो इंडिया अगर इसी तरीके से अपोज करती रहेगी, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े मतलब इस तरीके से ट्रेड इनिशिएटिव्स है, इनका अगर अपोज करेंगे तो वी विल नॉट बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स। हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये कंट्रीज तो कुछ ना कुछ करके अपना बेनिफिट ले ही लेंगी, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे, और ऐसा हम करते करते कहीं लूज ना कर दे, वी कैन लूज एन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन। ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि डिजिटल ट्रेड, डिजिटल जगरनॉट जो है वो आगे बढ़ने वाला है, और ऐसे में अगर हम इसका हिस्सा नहीं रहते तो वी विल बी एट द लूजिंग एंड, है ना। So that is the thing which author says that can happen, and we should not lose that digital trading e-commerce opportunity जो कि globally provide हो रही है।
अब कई इश्यूज़ हैं जैसे कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड जिसमें डिसएग्री करते हैं। वन सच इशू इज द इंटरनेशनल रूल्स रिलेटिंग टू फ्री फ्लो ऑफ डेटा। अब ऑथर ने कहा कि देखो क्या होता है कि अभी बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि चैलेंजिंग है, जो कि हमारे और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में डिस्प्यूट बने। जैसे कि फर्स्ट है डेटा का फ्लो। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंडिया में एक डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी चलती है। डेटा लोकलाइजेशन मतलब कि क्या बोला जाता है कि जो कंपनीज हैं उनको एक डिजिटल ये आपका डेटाबेस बनाना पड़ेगा लोकली एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा डिजिटल। हम क्या बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन, मतलब डेटा की एक कॉपी आपको लोकल मार्केट में भी रखनी पड़ेगी चाहे वो कोई भी कंपनी है। एंड इसी कारण से आपको पता होगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस और इन सबको कार्ड्स बनाने नहीं दिए जा रहे हैं और ज़्यादा ये आपके पेमेंट गेटवे कार्ड्स नहीं बनाने दिए जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने डेटा लोकलाइजेशन के अगेंस्ट कहा था। तो ऑथर ने वही बोला कि एक तो हमने ये स्ट्रिंजेंट रूल रखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखें बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन आपका एक इशू हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि डिजिटल जो ट्रेड होगा उसमें कस्टम ड्यूटी का एक वेवर की बात चल रही थी, तो उसका भी अपोज हमने किया। हमने कहा कि भाई अगर कस्टम ड्यूटी आप वेवर कर देंगे इस तरीके से डिजिटल ट्रेड ई कॉमर्स ट्रेड में, तो हम तो जो हमारा रेवेन्यू है नेट रेवेन्यू वो कम मिलेगा हमको, हम कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो दिस वॉज अगेन इशू जो कि इंडिया ने उठाया था, ठीक है ना। देर आर मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रंट ऑफ डेटा फ्लो एंड ऑल, तो ये काफ़ी इशूज़ हैं, है ना। एक और डिसएग्रीमेंट है रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज that mandate the disclosure of source code। तो एक मैंडेट और है हमारा जैसे कि सोर्स कोड को आपको डिस्क्लोज करना, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इसका अपोज करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कहती है भैया अगर हम सोर्स कोड आपको दे देंगे तो फिर हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कहाँ रह जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल बी हैम्पर्ड, इनोवेशन विल बी हैम्पर्ड, है ना, क्योंकि हम आपको सोर्स कोड क्यों दें, है ना, दैट इज द थिंग। लेकिन इंडिया चाहती है कि भाई सोर्स कोड अगर आप दोगे तो हम एटलीस्ट उसमें ये टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपने किसी तरीके का उसमें कोई लूप ऐसा तो नहीं लगाया कि जो हमारी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं और लीक हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस के लिए हम चाहते हैं कि हमको एल्गोरिदम पता हो, हमको पता हो कि क्या कोडिंग के थ्रू वो चीज़ हो रही है, ठीक है, दैट इज थिंग। तो ये कुछ मैटर्स है जो हैं। तो ऑथर ने ऐसे में ये कहा कि भैया देखो एक तो ये हो सकता है कि आप इसी तरीके से बेसिकली आप सारे अपोज करते रहो और आप उसका बेनिफिट ना उठा पाओ। दूसरा ये है कि देयर इज़ अ मिड वे, देयर ऑलवेज अ मिड वे। आइदर दिस और दैट फिलॉसफी जो है वो काम नहीं करेगी, आइदर दिस और दैट, आइदर ऑल और नथिंग बोलते हैं इसको, ऑल और नथिंग फिलॉसफी वोंट वर्क, यू हैव टू कम इन बिटवीन समवेयर। आपको कहीं मिड वे आना पड़ेगा ताकि आप इसका बेनिफिट भी उठा सको और आपके जो कंसर्न्स है वो भी दूर हो जाए। तो ऑथर ने कहा कि इंस्टेड ऑफ अपोजिंग एवरीथिंग, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल्स एवरीवेयर, instead of thinking of routes to instead of thinking of reasons to not do some sort of cooperation, India should look for having some sort of cooperation, है ना, और कोई मिडवे निकालने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली कि मिडवे की हमको निकालने ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अदरवाइज हम जो रहेंगे हमेशा लूजिंग एंड पे रहेंगे, वी विल बी एट द लूजिंग एंड। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि भैया आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है सिंगापुर, चिली एंड न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है ना। तो इंडिया भी उस तरीके का कुछ डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देख करके समझ सकता है कि किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं, या किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। तो इसी से हमको भी क्यों लेना चाहिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो आर्टिकल है वो है अ सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री। तो ऑथर ने कहा है कि भैया जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये डिजिटल जो प्रोडक्शन लिंक्ड फार्मा इंसेंटिव स्कीम है, डिजिटल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नज़र नहीं आए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आए। और इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर ड्रग इंटरमीडिएट्स या फिर जो आपके की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो हमारी ख़त्म हो जाए और हम ये सारी चीज़ लोकली प्रोड्यूस करने लगे, ताकि हमारे यहाँ की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए। अभी तक हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा चाइनीज़ डिपेंडेंट है। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही नहीं है। एपीआई क्या होता है, जैसे कोई दवाई आपने खाई ना तो उसको जो ठीक करने वाला फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली एपीआई ही होता है। मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अगर उस गोली में एपीआई ना हो तो वो गोली किसी काम की नहीं रहेगी। तो एक्चुअली में गोली को जो उसका
थेरेपेटिक वैल्यू है, जो थेरेपेटिक उसके फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करने वाला जो इंग्रेडिएंट होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही होता है, और ये चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ऑथर ने ये कहा कि हमारे पास बहुत कम एप्लीकेशन आई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, और हमको और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको मॉडिफाई करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि हमको और ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेंट्स मिले, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो अब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो ऑथर ने कहा कि फर्म्स तब इन्वेस्ट करेंगी प्रोडक्शन में जब उनको ये दिखेगा कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो चीपर देन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट हो रहा है। तो फर्म्स कब प्रोड्यूस करेंगी, फर्म्स तब प्रोडक्शन करेंगी जब उनको उनका प्रोडक्शन जो रहेगा वो चीपर पड़ेगा देन दैट ऑफ इम्पोर्ट्स। और ये कब पड़ सकता है, जब गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट कुछ इनको अलग से पब्लिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी हम पूरे तरीके से चाइनीज इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हमको चाइनीज इंपोर्ट से ज़्यादा सस्ता प्रोडक्शन पड़ने लगे तो हम ऑब्वियस से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे। तो सबसे पहला तो ऑथर ने ये कहा है कि भाई आप क्या करो, आप उनको सस्ता दिखाओ कि आपका प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा, तब जाकर के वो सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, तब जाकर के वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुड बी देयर, है ना, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुड बी देयर। एंड ऐसे आपको नहीं बनाना है कि मतलब कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, दूसरा फाइनेंसेस की ज़रूरत है ना। यू हैव टू लुक फॉर द फाइनेंसेस, यू हैव टू लुक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आपको ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जो अंडर यूटिलाइज फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको यूज़ करो। भैया आपके पास बहुत जगह आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में, जो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रह चुकी हैं। तो आप अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज उनके चीज़ों का यूज़ करो, है ना। दैट शुड बी द केस, आप उनका यूज़ करो ताकि आपको और ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े और आप वहाँ पे उनको यूज़ भी कर सकते हो, है ना। तो दैट इज और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मेजर प्रोडक्शन होता है 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन जो फार्मास्यूटिकल्स का होता है वो तो एमएसएमईज के द्वारा होता है। ऐसे में लार्ज प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर आप देखेंगे कि वो एपीआईज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि एपीआईज को बेसिकली आपको प्रमोट करने के लिए एमएसएमईज में कुछ आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि एमएसएमईज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। केएसएम्स, डीआईज, एपीआईज, इनके लिए आपको एमएसएमईज को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपको सपोज करो कोई फर्म नहीं मिल रही, सपोज करो अभी आपको कोई फर्म नहीं मिल रही, तो आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू जाना चाहिए। मतलब हो सकता है आपको प्राइवेट कोई नहीं मिल रहा हो जो प्रोडक्शन करे, तो भी आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ जाना चाहिए और पब्लिक सेक्टर में आपको फिर ये करना चाहिए। तो दीज आर द सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द फार्मा इंडस्ट्री। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा। पुअर टर्न आउट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक होती है परमानेंट कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द पर्पस एंड ड्यूरेशन इसमें एडहॉक कमेटी होती है, ठीक है ना। और एक अगर हम देखें बेसिकली कहना चाहिए कि एडहॉक कमिटीज़ क्या होती हैं। एडहॉक कमिटीज़ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ रहती हैं, मतलब दे आर देयर फॉर अ पर्पस एंड दे रिमेन देयर इवन आफ्टर द पर्पस इज रिजॉल्व। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ रहती हैं और एडहॉक कमिटीज़ जो होती हैं वो केवल पर्पस के लिए बनाई जाती है फिर हटा दी जाती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंपोजिशन के हिसाब से जो कमिटीज़ हैं वो सेलेक्ट कमिटीज़ या जॉइंट कमिटीज़ बोलते हैं। सेलेक्ट कमिटीज़ वो होती हैं जो कि किसी एक सिंगल हाउस में रहती है, जैसे आइदर लोकसभा के मेंबर से बन गई या आपके राज्यसभा के मेंबर से बन गई, तो ये सेलेक्ट कमिटीज़ कहलाती हैं, है ना। और दूसरी जैसे एक कमेटी होती है आपकी जॉइंट कमिटीज़ होती है जिसमें दोनों कमिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कमेटी आपको पता होना चाहिए, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी जो है, एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो लोकसभा के उसके बनाई जाती है ना। जितने मेंबर्स हैं वो लोकसभा के उसके थ्रू बनते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेलेक्ट कमेटी ही एक तरीके से ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। एस्टिमेट्स कमेटी का पता है ना 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, तो एक तरीके से वो सेलेक्ट कमेटी हो गई क्योंकि वो एक ही हाउस से बनी है ना। बाकी पीएसी होगी आपकी जॉइंट कमेटी होगी, पीएसी इज अ जॉइंट कमेटी, तो इसको याद है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि जैसे पहले जो है 2000 पुराने जो सेशन था 2019 वाला सेशन था, 2018 वाला सेशन था, उसमें बहुत कम बिल थे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे गए थे, है ना। मतलब एक भी बिल नहीं गया, 15 बिल्स में एक भी बिल नहीं गया। इस साल थोड़े बहुत बिल बढ़ा दिए गए, इस बार के मानसून सेशन में 3-4 हमको बिल देखने को मिले जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में गए। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का जो
जो टर्नआउट है, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो हैं, वो बहुत कम हो रहा है। ऐसे में ऑथर ने ये कहा कि देखो क्या होता है ना कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक तो बिल्स को स्क्रूटनाइज करने का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे में अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कई ऐसे बिल पास होंगे जो कि नहीं पास होने चाहिए, या कुछ उसमें जो टिक्स होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। तो उनका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ऑफ, और धीरे धीरे जो उनका रेलिवेंस था वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ पर थोड़ा कम रोल देखने को मिला है कमिटीज़ का, है ना। ये देखने को मिला है कई कई कम रोल का, काफ़ी कम रोल देखने को मिला है, तो अटेंडेंस भी काफ़ी कम रहती है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को उनका समझना चाहिए औचित्य, और उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। यूनिवर्सलाइज द मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम सेज एक्टिविस्ट। अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो प्रोग्राम है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, जिसमें वो 5,000 रुपये देते हैं फर्स्ट चाइल्ड में, वो एक्सटेंड किया जाएगा सेकेंड चाइल्ड में, ओनली इफ इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना। याद रखिएगा, ओनली इफ इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, तभी वो 5,000 रुपये ये दे रहे हैं। तो इसका काफ़ी अपोज किया जा रहा है। एक्चुअली ये स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। याद रखिएगा ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और ये 2017 में लॉन्च की गई थी। 2017 में ये लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत बोला गया था कि भैया जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये 5,000 रुपये 1,000 फिर 2,000 फिर 2,000 इसके इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 1,000 देन 2,000 देन 2,000, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये दिए जाते हैं। इसी के साथ इस स्कीम को जोड़ दिया गया था जननी सुरक्षा योजना के साथ, जिसमें 1,000 रुपये उसमें दिया जाता था। जननी सुरक्षा योजना के अंदर 1,000 रुपये थे। तो कुल मिलाकर के इंस्टीट्यूशनल बर्थ के केस में 6,000 रुपये टोटल दिए जाते थे, ठीक है ना। तो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आप बच्चे का मतलब एंटीनेट वो सारा बर्थ रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आपको पूरे ये पैसे मिलेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि दूसरे बच्चे पे तभी मिलेंगे जब वो गर्ल चाइल्ड होगा। तो इसका काफ़ी अपोज किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, इसके बहुत फॉल आउट देखने को मिलेंगे। तो आप ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से, कि आप इस तरीके से उसको लिमिट कर रहे हो कि सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तभी आप दे रहे हो। तो इससे प्रमोशन नहीं होगा। आपको अगर लग रहा है कि इससे गर्ल चाइल्ड का प्रमोशन होगा, तो वो नहीं होगा। इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो women को ही होने वाली है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यू कैन नॉट लिमिट द बेनिफिट्स ऑन द फर्स्ट वन इटसेल्फ। केवल फर्स्ट वन को आप बेनिफिट नहीं दे सकते। अगर व्यक्ति सारी चीज़ें कंडीशन पूरी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पूरी कर रहा है, वैक्सीनेशन की कंडीशन पूरी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ की कंडीशन पूरी कर रहा है, तो आपको वो देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से। ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च। अब यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत वो टीम्स डिप्लॉय करेंगे ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, जो रूट्स हैं, वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि किसी विमेन का या किसी चिल्ड्रन का किसी उसका ट्रैफिकिंग हो रहा हो। तो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, याद रखेगा, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ताकि किस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। ऑयल डिक्लाइंस ऑन पॉजिटिव साइंस फ्रॉम यूएस ईरान टॉक्स। अब आपको पता है कि यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो अच्छे से चल रही है, उसकी बातचीत अच्छी हो रही है। तो ऐसे में जो ऑयल के प्राइजेज हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होने लगे हैं, थोड़ा कम होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बार ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं और दोबारा से डील आ जाती है पूरी, तो ऑयल फिर ईरान की तरफ से भी आएगा, और ऑयल की जब सप्लाई बढ़ जाएगी ऑब्वियस बात है उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, आपको ग्रीशम्स लॉ पता है क्या? मैं आपको बस ग्रीशम्स लॉ की एक लाइन बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई यूपीएससी ने पूछ लिया ग्रीशम्स लॉ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। जैसे ही आपकी इकोनॉमी में अगर बैड मनी आ गया, अगर आपकी इकोनॉमी में गुड मनी और बैड मनी दोनों है, तो धीरे धीरे गुड मनी जो है वो क्राउड आउट हो जाएगी, दैट विल बी लेफ्ट आउट, एंड आपका केवल बैड मनी बने। तो बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, एंड यही होता है ग्रीशम्स लॉ। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट द ग्रीशम्स लॉ इज, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ और आर्टिकल हैं। आरबीआई का डिजिटल करेंसी प्लान चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक जो है वो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के आने वाला है, CBDC ले आने वाला है, एंड इट विल बी इन द डिजिटल फॉर्म, इट विल बी हेल्ड इन अ डिजिटल वॉलेट, एंड ये डिजिटल वॉलेट सुपरवाइज कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि जो ये ले आने वाले हैं, तो
तो इसको इसके बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि इसको इशू करने की जो कॉस्ट है दैट द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द डिजिटल करेंसी विल बी फार लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिजिकल कैश। जो फिजिकल कैश है उसको प्रिंट और करने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। दूसरा लेकिन इसका एक फॉलो आउट ये भी है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि डिजिटल करेंसी लाएं तो आप ये बंद करते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको डिजिटल तो करना ही पड़े और बाद में आपको सारी चीज़ें प्रिंट और एटीएम के फॉर्म में आपको यह भी मेंटेन करना पड़े। लेकिन अगर एक बेनिफिट आप बोलना चाहें तो आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी को वर्चुअली जीरो कॉस्ट पे क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। कई लोग को लेकिन ये भी डर है कि पीपल विल बिगिन विड्रॉइंग अवे फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, वो अपने बैंक से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, पैसा निकाल देंगे और डिजिटल करेंसी के फॉर्म में होल्ड करने लगेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बैंक्स हैं उनका डिपॉजिट, उनका लोन, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो और उनकी जो क्रेडिट हो वो इम्पैक्ट हो जाए। तो दैट हैज़ बीन अ मेजर कंसर्न। द ब्रह्मोस डील एंड इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। अब रिसेंटली ब्रह्मोस का आपको पता होगा कि $374.96 मिलियन की डील हमने की थी फिलीपींस के साथ। फिलीपींस की जो मैरीन है, फिलीपींस की जो आर्मी है, दोनों के साथ हमने डील की है। एक्चुअली फिलीपींस एक प्रोग्राम होल्ड कर रहे हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन प्रोग्राम, है ना। हॉरिजॉन 3 उनका मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है फिलीपींस का, जिसके अंतर्गत हॉरिजॉन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है फिलीपींस का, जिसके अंतर्गत वो इस तरीके से ब्रह्मोस हमसे ले रहे हैं। ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए कि हमारा डीआरडीओ और रशिया का मशीनोस्त्रोयेनिया नाम की जो कंपनी है उसके बीच में हमारा ये ब्रह्मोस बन रहा है, डेवलप हो रहा है। ब्रह्मोस स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्कोवा रिवर, दोनों रिवर्स के ऊपर ये बनाया गया है। ये एक ऐसा मतलब ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, सब सी, एयर सरफेस, सी बेस्ड टारगेट, इन सब जगह से आप कर सकते हैं। रेंज जो है ओरिजिनली ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर थी, याद रखिएगा। रेंज जो है ब्रह्मोस की ओरिजिनली 290 किलोमीटर थी, लेकिन इंडिया जब से MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, याद रखिएगा, इंडिया पहले MTCR का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब से 2016 में इंडिया MTCR का हिस्सा हुआ है, MTCR का हिस्सा हुआ है, तब से कहना चाहिए कि हमारी रेंज जो है वो हम बढ़ा सकते हैं 600 किलोमीटर्स तक, ठीक है ना। तो 600 किलोमीटर्स तक हम अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। और MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम 2016 में हम इसका हिस्सा बने और इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ दैट। वैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम आई कब थी? याद रखिएगा 1987 में आई थी, 1987 में आई थी ये। और इन्होंने कहा था भैया कि जो ये आपका जो रेंज होना चाहिए वो अगर आप इसका हिस्सा नहीं है तो 300 किलोमीटर तक आपको रेंज रखनी है। तो वही 290, इसीलिए हमने उसकी रेंज 290 रखी हुई थी, लेकिन अब अपनी रेंज हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी 450 और 600 किलोमीटर तक हम बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो पहले 290 थी हमारी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा रहे हैं और दैट इज द थिंग विच इज। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? तो याद रखिएगा इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। और आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आकाश इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं फॉर दैट एक्सपोर्ट एंड ऑल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की एक थ्योरी मैं आपको बता दूं। देखो, इस्लामिक स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप। जैसे अल कायदा है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट है IS। इस्लामिक स्टेट एक आइडियोलॉजी है। ऑथर का ये कहना है कि इस्लामिक स्टेट एक आइडियोलॉजी है और इस्लामिक स्टेट किसी व्यक्ति के जाने से नहीं जाएगा। इस्लामिक स्टेट जब तक वो आइडियोलॉजी नहीं खत्म होगी तब तक नहीं जाएगा। अब इस्लामिक स्टेट डिफरेंस कैसे है देख लीजिए। इस्लामिक स्टेट इंसर्जेंसी को एक स्टेप ऊपर ले जाता है। न केवल ये अटैक करते हैं बल्कि दे स्टार्ट होल्डिंग द टेरिटरीज। ये टेरिटरीज को कैप्चर करते हैं और होल्ड करना शुरू कर देते हैं। और ये बेसिकली रिवाइव करना चाहते हैं जो कैलिफेट सिस्टम था। इसलिए आपको पता होगा कि अबू बकर अल बगदादी जो था उसको कैलिफ कहा जाता था। तो दे वांट टू रिस्टोर दैट कैलिफेट सिस्टम एंड दोबारा से इसको जो ऑटोमन, जो इनका अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर था ना, ऑटोमन एम्पायर को ये दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खत्म हुआ था। सो बेसिकली दे डिक्लेयर्ड अ कैलिफेट, दे ट्राइंग टू रिवाइव द इस्लामिक इंस्टीट्यूशन दैट सीज्ड टू एग्जिस्ट फॉलोइंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका एंड हो गया था, लेकिन इसको रिवाइव करना चाहते हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दैट अ वायलेंट फॉर्म ऑफ जिहादिज्म, अ वायलेंट जिहादिज्म फॉर्म इज देयर, है ना, जो कि बेसिकली इस तरीके से मतलब इस्लाम को इंटरप्रेट करने की कोशिश
करते हैं जो कि जिहादिज्म को प्रमोट करता है, वायलेंट जिहादिज्म को प्रमोट करता है। दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सलाफिज्म के, सलाफी के दूसरे भी वो हैं, लेकिन जो ये आईएस वाला है दे वांट टू वायलेंटली प्रमोट दैट थिंग एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। हमने थ्योरी पढ़ी इस्लामिक स्टेट की, ब्रह्मोस के बारे में हमने जाना, आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्लान्स के बारे में हमने जाना, ग्रीशम्स लॉ मैंने आपको बताया कि ग्रीशम्स लॉ क्या होता है, ऑयल के बारे में जाना किस तरीके से ईरान के आने से मार्केट में चेंज होगा, ऑपरेशन आहट के बारे में हमने जाना, ऑपरेशन आहट रेलवे का है, देन मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मातृ वंदना योजना के बारे में जाना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का पढ़ा हमने, फार्मा इंडस्ट्री का पढ़ा, एंड उसके बाद हमने एडिटोरियल में ही डिजिटल ट्रेडिंग और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसका पढ़ा, मलयालम फिल्म जिसने कि सेक्सुअल हरासमेंट पैनल 1744 वाइट एल्टो के बारे में जाना, एंड देन हमने देखा कि और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि पहली वुमेन वीसी ऑफ जेएनयू हमने देखा है, चौरी चौरा के बारे में हमने जाना, एंड देन हमने 2-3 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।